अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीएमएल या फिर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। बेसिकली क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया किसे कहते हैं, किस वजह से क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया खास होती है और इसकी क्या वजूहात है, और अगर हमें क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया हो तो इसके हमारे बॉडी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को समझने से पहले हमें माइलॉइड को समझना होगा कि इसे माइलॉइड ल्यूकीमिया क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आप सबको इल्म होगा कि बोन मेरो किसे कहते हैं। दरअसल ये एक साइट है बोन में जहां पर स्टेम सेल पाए जाते हैं। अब स्टेम सेल क्या है, हमारे जो तमाम बॉडी के सेल्स हैं उनकी एक फैक्ट्री को कहा जाता है स्टेम सेल। स्टेम सेल बेसिकली दो सेल्स पर मुश्तमिल होता है, एक है लिम्फोब्लास्ट, एक है मायोब्लास्ट। अब लिम्फोब्लास्ट मजीद कौन से सेल को फॉर्म करता है, टी और बी सेल्स को लिम्फोब्लास्ट बनाता है। टी से मुराद टी किलर सेल और बी से मुराद जैसे कि बी प्लाज्मा सेल। लेकिन दूसरी तरफ जो मायोब्लास्ट है वो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट करते हैं। ग्रेनुलोसाइट में कौन से सेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूजिनोफिल्स। इसी तरह मायोब्लास्ट इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन भी करता है, जैसे कि आरबीसीज, और मायोब्लास्ट थ्रोम्बोसाइट की भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, ये जो म्यूटेशन है वो इस मायोब्लास्ट के सेल्स में होती है, इसीलिए इसे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कहा जाता है। अब यहाँ पर CML के इलस्ट्रेशन या फिर वजाहत करेंगे। ये एक कैंसरस डिसऑर्डर है जिसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है। अब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये हम यहाँ पे तसल्ली से पढ़ेंगे। तो जब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बन जाता है वो फिर मज़ीद एक एंजाइम है जिसे थायरोसिन काइनेज कहा जाता है, उसे प्रमोट करता है। और उसके प्रमोशन की वजह से जो मायोब्लास्ट के सेल्स है वो एबनॉर्मली डिवाइड और एबनॉर्मली ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। इसके बाकी सेल में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन बहुत ही कम सतह पर। जो ज़्यादा ग्रोथ होती है वो ग्रेनुलोसाइट में होती है, जो कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इज़ोनोफिल। इसीलिए इसे ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया कहा जाता है, क्योंकि ग्रेनुलोसाइट में इसका ज़्यादा हरारत होता है और इनकी ग्रोथ और इनकी डिवीज़न ज़्यादा होती है। आरबीसीज और प्लेटलेट्स में बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, बेसिकली फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स क्या है, जिसका मैंने जिक्र किया था सीएमएल की इलस्ट्रेशन में कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स बनता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स बेसिकली हमारे जिस्म के क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के ट्रांसलोकेशन की वजह से बनता है। कैसे? बेसिकली हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर 9 है उस पर एक रीजन या जीन पाया जाता है जिसे ABL कहते हैं। ये ABL जीन इस क्रोमोसोम नंबर 9 को छोड़कर सफर करने लगता है क्रोमोसोम नंबर 22 की तरफ, और यहाँ पर आकर क्रोमोसोम नंबर 22 में भी एक जीन पाया जाता है या एक रीजन पाया जाता है जिसे BCR कहते हैं। इसके साथ अटैच हो जाता है। क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 का जीन ABL इससे सेपरेट होकर किसकी तरफ सफ़र करता है, क्रोमोसोम नंबर 22 की तरफ, और यहाँ पे जीन BCR के साथ अटैच हो जाता है। और यहाँ क्रोमोसोम नंबर 22 से भी थोड़ा सा टुकड़ा किसी और जीन का डिटैच होकर इसी क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ लग जाता है, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी एक जीन का एक हिस्सा इस तरफ, इस जीन का एक हिस्सा इस तरफ। लेकिन जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है वो ABL का क्रोमोसोम नंबर 22 की तरफ जाकर BCR के साथ अटैच होने की वजह से बनता है। मैंने यहाँ पे इसे क्लियरली शो किया है कि ABL प्लस BCR जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये फॉर्मेशन ऑफ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम करते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम की
सबसे बड़ी जो म्यूटेशन काज़ करने वाली जो ख़ासियत है, वो क्या है कि ये प्रमोट करता है टायरोसिन काइनेज़ को एब्नॉर्मली प्रमोट करता है और इसकी प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मल जो पर्सन है, उसमें टायरोसिन काइनेज़ हेल्प करता है सेल डिवीज़न और ग्रोथ में। लेकिन यहाँ पर एब्नॉर्मली प्रोडक्शन की वजह से एब्नॉर्मली प्रोड्यूस जो टायरोसिन काइनेज़ है, वो क्या करेंगे कि ग्रेनुलोसाइट को म्यूटेशन के तौर पे बिला वजह ग्रोथ और बिला वजह डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। कैसे? जिसे यहाँ इस डायग्राम में क्लियरली देखा जा सकता है कि ग्रेनुलोसाइट काफ़ी कम है, लेकिन नॉर्मल सेल बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे टायरोसिन काइनेज की प्रोडक्शन की वजह से नॉर्मल सेल की तादाद कम हो जाती है और जो ग्रेनुलोसाइट है उसकी तादाद बढ़ जाती है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कि माइलॉइड म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन मायोब्लास्ट के सेल में होती है, इसलिए इसे माइलॉइड ल्यूकीमिया कहा जाता है। अब दोस्तों बेसिकली क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के 3 स्टेजेस है। जो सबसे पहला है वो है क्रोनिक। अब क्रोनिक में क्या होता है कि इस स्टेज में जो CML है उसके ख़ास जो खसूसियात है वो ज़ाहिर नहीं होते और हमें पता तक नहीं होता क्रोनिक स्टेज में। और अगर हमें पता चल भी जाए तो इसे कीमोथेरेपी के ज़रिए आसानी से हल किया जा सकता है इस मसले को। तो दूसरा इसका जो फेज़ है वो है एक्सेलरेटेड फेज़ या फिर एक्सेलरेटेड स्टेज। इसमें क्या होता है कि खसूसियात जो CML के है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है और इसमें जो सिम्टम्स है उसमें जो सरफेस है उसमें ऑर्गन डैमेज है, यानी ये ऑर्गन डैमेजिंग करता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल अगर मर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गन भी डैमेज हो जाएंगे और यहाँ पे ये एरिथ्रोसाइट्स यानी RBCs को ज़्यादा डैमेज कर रहा है जो कि ऑक्सीजन कैरियर है, तो जाहिर सी बात है ऑर्गन डैमेजिंग तो होगी। इसी तरह फेवर, डेडली फेवर होगा हमें, टायर्डनेस यानी हम थके हुए होंगे या थके हुए महसूस करेंगे, वेट लॉस हमारा वजन काफ़ी ज़्यादा कम होगा, एंड गेन ऑफ एपिटाइट यानी हमें इस तरह की भूख लगी कि हम जितना भी कहें हमारा भूख न ख़त्म ना हो। जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप है उसे कहते हैं द ब्लास्टिक फेज। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक तो ये मोर हार्मफुल है, सब फेजेस से ज़्यादा ये हार्मफुल है और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर भी होगा, यानी ट्यूमर जो है जो कैंसर को कॉज करता है उसकी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ट्यूमर बनेंगे, जो म्यूटेड सेल है उनका ट्यूमर बनेगा, उनका क्लस्टर बनेगा। तो दोस्तों अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की, तो इसका ट्रीटमेंट बेस्ड है थायरोसिन काइनेज पर। यानी अगर हम थायरोसिन काइनेज की प्रोडक्शन को स्लो डाउन करें तो हम इस बीमारी से छुटकारा तो नहीं बल्कि इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हम थायरोसिन काइनेज इनहिबिटर एंजाइम बनाएंगे जो कि इस थायरोसिन काइनेज को स्टॉप कर देंगे और इस टायरोसिन काइनेज की प्रोडक्शन की वजह से जो डिवीजन और ग्रोथ हो रही थी एबनॉर्मली उसे स्टॉप कर देंगे। और अगर CML ब्लास्टिक फेज तक पहुंच गया है तो फिर इसका कीमोथेरेपी के ज़रिए इलाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप बच जाता है जो सर्जरी का है। हम फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं और सर्जरी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों एक क्विक रिव्यू करते हैं अपने आज की वीडियो की कि बोन मैरो स्टेम सेल बनाते हैं। स्टेम सेल दो तरह के सेल बनाते हैं जिसे लिम्फोब्लास्ट और मायोब्लास्ट कहते हैं। लिम्फोब्लास्ट T और B सेल जैसे T किलर सेल और B प्लाज्मा सेल को बनाता है, इसकी फॉर्मेशन करता है। जिस और दूसरी तरफ मायोब्लास्ट G, E और T सेल्स को बनाता है, यानी ग्रेनुलोसाइट सेल्स को, एरिथ्रोसाइट सेल्स को और थ्रोम्बोसाइट सेल्स को। ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इजिनोफिल्स को बनाता है, एरिथ्रोसाइट्स RBCs को बनाता है और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को बनाता है। अगर हम CML की बात करें तो एक कैंसरस बीमारी है और इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होता है
जो कि प्रोडक्शन ऑफ टायरोसिन काइनेज करता है एबनॉर्मली। अगर हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। यानी क्रोमोसोम नंबर 9 का एक जीन जाके क्रोमोसोम नंबर 22 के साथ अटैच हो जाता है और ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनाता है। ABL और BCR जो दो जीन है आपस में मिल जाते हैं और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनाता है। और फिर ये जब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स बन गया तो ये क्या करेगा, प्रोमोशन या प्रोडक्शन करेगा टायरोसिन काइनेज की। टायरोसिन काइनेज जब बन गया तो क्या होगा कि एबनॉर्मली एबनॉर्मली तौर पर सेल डिवीजन होगी। कौन सी सेल्स की, ग्रेनुलोसाइट सेल की। नॉर्मल जो टायरोसिन काइनेज है वो डिवीजन और ग्रोथ में हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मली बने हैं तो एबनॉर्मल ही ये डिवीजन और ग्रोथ में हेल्प करेंगे, यानी कि एबनॉर्मल ही ये डिवीजन और ग्रोथ परफॉर्म करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। ये एक माइलॉइड म्यूटेशन है। क्यों? क्योंकि ये मायोब्लास्ट स्टेज में अकर होता है। इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्रोनिक है जिसमें कोई हार्म नहीं होता और हम इसे कीमोथेरेपी के ज़रिए आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें इसके सिम्पटम्स भी हमें दिखाई नहीं देते। दूसरा एसिलेटेड फेज है। एसिलेटेड फेज में क्या होता है कि हार्मनेस शुरू हो जाती है और इसी तरह ऑर्गन डैमेज करता है, फेवर, टायर्डनेस, वेट लॉस और गेन ऑफ एपेटाइट, ये तमाम के तमाम सिम्टम्स है दूसरे स्टेज की। इसी तरह अगर यहाँ पे भी ये ट्रीट ना हुआ ये डिजीज़ तो ये मज़ीद जाके ब्लास्टिक फेज में चला जाएगा जिसमें ट्यूमर्स बनेंगे और जो कैंसर को खुलेआम दावत देंगे कि क्योंकि ट्यूमर बने हैं, क्लस्टर ऑफ म्यूटेड सेल बने हैं। ये मोर हार्मफुल फेज है CML का। इसी तरह अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ऐसे एंजाइम है जो कि टायरोसिन काइनेज की जो प्रोडक्शन है उसे स्लो डाउन करके, जो इसकी एक्टिविटी है उसे स्लो डाउन करके, जो एबनॉर्मली सेल बनते हैं उस प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। अगर हमें इन दो अगर हम क्रोनिक और एसिलेटेड में CML का इलाज ना कर सके तो जब ये ब्लास्टिक फेज में चले जाएंगे तो हमारे पास जो कीमोथेरेपी है वो बहुत ज़्यादा कम असरात मुरतब करेगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनेगा जिसे सर्जरी कहते हैं और हम सर्जरी में बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अगर बोन मेरो ट्रांसप्लांट कामयाब हुआ तो हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, अदरवाइज हम इस बीमारी का शिकार होंगे। ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी हमारे दोनों पेरेंट्स से जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं दोनों में ही ये जीन म्यूटेड हो, अदरवाइज ये बीमारी हमें नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल, किसी भी सवाल आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।